नमस्कार। हमारा आज का विषय पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग्स टीबी है। इसके पहले ट्यूबरकुलोसिस पे जो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है उस पर विस्तार से ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, जो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगी। थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस को और विस्तार देने के लिए हम सिस्टम एंड ऑर्गन वाइज इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पे और बृहद चर्चा हम करें उसके पहले हमारा आपसे आग्रह है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर श्रिया। तो सर, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और अगर हम इसको होम्योपैथिक चिकित्सा मत अनुसार इसकी मतलब चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो सर, इसको आप अच्छे से स्पष्ट करें। देखिए, जब ट्यूबरकुलोसिस, चूंकि हम ट्यूबरकुलोसिस के अपने पूर्व के वीडियो में होम्योपैथिक मत क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों का विभेद करते हुए और होम्योपैथिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने स्पष्ट की थी। आज जो हम आ रहे हैं तो ट्यूबरकुलोसिस को ऑर्गन वाइज, जैसे हमने पीछे भी कहा था कि ट्यूबरकुलोसिस जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है यानी लंग्स के ऊपर प्रभाव डालती है, तो उसको हम, चूंकि लंग्स का ग्रीक नेम पल्मोन है, तो उसमें होने वाली ट्यूबरकुलोसिस को हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ऐसे ही आंत में अगर टीबी होती है तो हम कॉट्स एब्डोमेन कहते हैं। अगर हड्डियों में होती है तो हम बोन टीबी कहते हैं। आई में अगर है तो आई की टीबी कहते हैं। मतलब अलग अलग सिस्टम एंड ऑर्गन वाइज हम इसका नामकरण करते हैं। ठीक वैसे ही पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का हम नामकरण करते हैं। अब हम जो विस्तार देंगे उसमें ये हम बताना चाहते हैं कि जो होम्योपैथिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। ट्यूबरकुलोसिस में बेसिकली होता क्या है कि तेजी से वेट लूज होने लगता है, इमेसिएशन, इसमें प्रोमिनेंट फिगर दिखता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रीथलेसनेस, कफ आना, पैथोलॉजिकल चेंज के साथ कफ आना, हीमाटाइसिस या हीमाटीमेसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस के स्टेज पे निर्भर करता है। कितना इंफेक्शन है, किस कंडीशन में है, तो उसके अनुरूप उसके ये सिम्टम्स आने लगते हैं। फीवर, कांस्टेंट फीवर बना रहता है, भोजन या जल का स्वाद अच्छा नहीं लगता, सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, नमकीन नमकीन टेस्ट आने लगता है। इसके साथ कफ बहुत ज्यादा बना रहता है, नाइट स्वेटिंग इसका प्रोमिनेंट फिगर है कि रात में जो है ट्यूबरकुलर पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आता है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को एग्जॉशन बहुत होता है, मतलब इजीली एग्जॉस्ट कर जाता है। अगर थोड़ा सा भी काम करता है तो थक जाता है। इवन सीढ़ी चढ़ा, थोड़ा सा पैदल चला या थोड़ा सा मूवमेंट किया, थोड़ा सा फिजिकल वर्क किया तो वो तुरंत थक जाता है। इसके बाद जैसे पीएन चेस्ट, कॉन्स्ट्रिक्टेड चेस्ट होता है, सेमी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, तो ये अलग अलग प्रकार के क्लबिंग फिंगर्स होते हैं और स्पून से नेल्स हो जाते हैं। तो ये मल्टी हेडेड सिम्टम्स आते हैं और ये प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं। जी सर, सर, और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम मॉडर्न चिकित्सा
होम्योपैथिक चिकित्सा भी मतलब कैसे अलग है इससे, और इनकी पैथोजेनेसिस क्या अकॉर्डिंग टू एलोपैथ और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ? देखिए, जब हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की चर्चा करते हैं तो उसमें जो मेन क्या होता है कि जो इसका बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये करता क्या है कि लंग्स के अंदर एक तरह से नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस डेवलप करता है, जिससे कि वहां के पार्ट को वो खाने लगता है और उसकी वजह से उसमें एक कैविटेशन फॉर्म होता है। हम जो भी मॉडर्न साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जब हम एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं तो उसमें हम करते क्या है कि जो एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं हैं मॉडर्न साइंस की, उन दवाओं के मदद से हम कैलस डिपोजिशन करते हैं। और ये जो कैलस डिपोजिशन है वो पूरा जितना भी कैविटेट फॉर्म होता है उसमें कैलस डिपॉजिट कर देता है, और उस कैलस डिपोजिशन से वो जो नेक्रोज्ड पार्ट होता है लंग्स का वो हील कर जाता है। अब आगे जो मॉडर्न चिकित्सक होते हैं वो पेशेंट को हिदायत देते हैं कि आगे भी आपको संयमित जीवन जीना है, मैक्सिमम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्लस प्रोटीन युक्त भोजन एवं कैल्शियम रिच डाइट, जिससे कि कैलस जो डिपॉजिटेड है वो कभी कम ना होने पाए। कैलस डिपोजिशन अगर कम होता है तो उससे पुनः घाव को रीओपन होने के भय बने रहते हैं। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट में इन बातों को लेते हैं तो होम्योपैथिकली हम जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम करते क्या है कि जो नेक्रोज्ड डेड पार्ट्स होते हैं वो हमारी मेडिसिन के प्रभाव से कॉटराइज हो जाते हैं, और उस कॉटराइजेशन से जितने भी डेड और नेक्रोज पार्ट होते हैं वहां कैलस डिपॉजिट ना हो करके विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन वो कॉटराइज होकर के और हेल्दी सेल तक आ जाते हैं, और उसमें नेचुरल हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही वजह है कि जब होम्योपैथिकली जब हम क्योर करते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं और अच्छे से जब वो हील कर जाता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत नेग्लेक्जिबल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे हम कहते हैं ना कि होम्योपैथी परमानेंट क्योर देती है, तो ये इसकी होम्योपैथिकली पैथोजेनेसिस है। इसमें हम एक केस का उदाहरण देना चाहेंगे। मेरे टीचर डॉक्टर आईसी सिन्हा सर थे, उनके यहाँ एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था। जब उसकी जो चयनित दवा थी वो थी आर्सेनिक आयोडाइड, और जैसे ही आर्सेनिक आयोडाइड उस पेशेंट को दी गई तो देखा ये गया कि उस पेशेंट को वो पूरा जैसे लगता था कि कीड़े काट रहे हैं लंग्स के अंदर, और पूरी स्क्रैपिंग हुई और एक तेजी से वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग हुई। और बाद में जब देखा गया तो वो उस पूरे जो जितने नेक्रोज पार्ट थे वो वोमिट आउट होकर के वो समाप्त हो गए, और प्लस एकदम हेल्दी टिश्यू वहां पे बने हुए थे और वो पूरी तरह से हील कर गया था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इस तरीके से जो पाया गया कि बहुत अच्छे से एक अच्छा प्रकृति आरोग्य का जो है एक मार्ग प्रशस्त हो गया। जी सर, अब हम ये जानेंगे कि सर कि होम्योपैथिक चिकित्सा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर, बताएं। देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा में जो सबसे बड़ी बात है, होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का नहीं। तो रोग के नाम पे आकर के हमको बहुत बॉदर्ड नहीं होना है, बहुत हैपेजर्डस कंडीशन डेवलप कर लेना कि बाप रे ये ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो हम कैसे क्या करें, ऐसा कुछ कोई हतोत्साहन नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले आपको एक प्रॉपर, जैसे अन्य सामान्य पेशेंट को देखते और केस टेकिंग की प्रक्रिया में जिन जिन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकृत तरीके से हमको प्रॉपर केस टेकिंग करना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन का सिद्धांत है, तो उसके आधार पे हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी, एंटी मियाज्मेटिक थेरेपी यहाँ आवश्यक होती है, यहाँ पे अक्सर इंटरकरेंट के रूप में अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम का प्रयोग करना होता है। ट्रीटमेंट प्रॉपर कर देने के बाद आगे भी जैसे ट्यूबरकुलिनम है, वो इम्यूनिटी डेवलपमेंट के को ध्यान में रखते हुए 200, 1 एम, 10 एम, 50 एम, CM तक पेशेंट को प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे कि उसका जो ट्यूबरकुलर डायथेसिस है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए और वो फ्री फ्रॉम ट्यूबरकुलर डायथेसिस हो जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर हम ये जानेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट क्या है सर, इसको बताएं। देखिए, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो जाता है, तो ऐसे में जो कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जैसे सबसे पहले वेदर का हमको ध्यान रखना चाहिए, आबो हवा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना चाहिए, रिच प्रोटीन डाइट का ध्यान रखना चाहिए, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे खाद्य सामग्रियों को ज्यादा शामिल करना चाहिए अपने भोजन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से प्रभावित रखती हैं। प्लस पेशेंट को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे प्रयोग की जाने वाली चीजें, ऐसी चीजों का हमको बहुतायत मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमें नेचुरल बूस्टअप मिले और नेचुरल इम्यूनिटी मिले। ज्यादा से ज्यादा मेरा अपना मत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा शाकाहार भोजन को ही बढ़ावा देना चाहिए। अक्सर ट्यूबरकुलर केसेस में लोग कहते हैं कि अंडा गर्म होता है तो अंडे का सेवन करना चाहिए। मुझे लगता है कि अंडा हाइपर एलर्जिक है, अगर आप अंडे का सेवन कराते हैं तो उसे फायदा की जगह नुकसान होगा। फिश गर्म लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिश हाईली एलर्जिक होती है और इससे पस फॉर्मेशन और कफ फॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में इसको अवॉइड करना चाहिए। चिकन की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ये जो भी मेडिसिन पोल्ट्री जो फॉर्मिंग्स हैं और इसमें जो ड्रग इंड्यूस्ड ये खाद्य सामग्रियां जो तैयार की जा रही हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि गोट को हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर, तो गोट के दूध का सेवन आप कर लीजिए, ना कि गोट को ही खा के खत्म कर लीजिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। एक सुझाव रहता है कि जैसे गोट्स में जो बकरी की गोड़ियां होती हैं, तो उसको लोग क्या करते हैं, 2 गोड़ी लेते हैं, पूरा 4 लीटर पानी में उसको अच्छे से उबाल देते हैं, उसमें हल्दी, नमक और काली मिर्च के सिवाय और कुछ नहीं डालते हैं। जब पानी 1 लीटर बच जाए, माने 4 गिलास का 1 गिलास बच जाए, तब उसको काढ़ा के रूप में, मतलब सूप के रूप में उसका सेवन करते हैं, वो कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सर ने बहुत ही नॉलेजेबल मतलब बताया इस विषय पे, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी सहयोग के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारा धन्यवाद।